हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करेंगे। आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो हमारा चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है वह भारतीय इतिहास से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनावली और रोपड़, लोथल और रोपड़। तो इसका जो सही आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये इस समय भारत में नहीं है, पाकिस्तान में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर, अंबर मलिक हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमीर खुसरो और जहांगीर, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। प्रश्न नंबर 5 है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो इसका जो सही आंसर है कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर अलीनगर कर दिया था। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, उमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 8 है, कोमागाता मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एक पोत। प्रश्न नंबर 9 है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, वर्धा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्धा में। प्रश्न नंबर 10 है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुनप्पा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना आंदोलन। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 1, आयन मंडल। प्रश्न नंबर 12 है, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वीप, डेल्टा, जलडमरू मध्य, लैगून। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 13 है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो जो जोजिला पास है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ताप्ती नदी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई असम, बॉम्बे हाई मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। इसका जो सही आंसर है नर्मदा नदी का डेल्टा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना, कोई विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, तीसरी योजना के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 10वीं योजना 2002 से 7 तक, तीसरी योजना 1966 से 71 तक, प्रथम योजना 1951 से 56 तक, छठी योजना 1980 से 85 तक। तो इसका जो सही आंसर है
तीसरी योजना 1966 से 71 तक, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। कब तक? 2021, 2022, 2023, 2024। तो जो इसका सही उत्तर है 2022 तक। प्रश्न नंबर 19 है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, FIPB। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची में। आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 22 है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 44वें संविधान संशोधन में, 42वें संवैधानिक संशोधन में, 52वें संवैधानिक संशोधन में, 61वें संवैधानिक संशोधन में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 42वें संवैधानिक संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 14। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 19A। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? ऑप्शंस हैं भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। यह अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब अगला प्रश्न नंबर 25 है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। कौन रोकती है? ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच, सचिव। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ का आकार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पदार्थ की चमक। प्रश्न नंबर 27 है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन, विखंडन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 28 है, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में उपयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? एमिनो फिनाइल एलैनिन, हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलैनिन, फिनाइल एलैनिन, डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलैनिन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलैनिन। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश, हार्नबिल, भारतीय गैंडा, गुलाबी शीर्ष बत्तख, निकोबार कपूत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, धनेश, जिसे हार्नबिल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण, आर्थिक प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वर्गीकरण। अगला प्रश्न है जो कि प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 31 है, एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20% है, उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की होगी, कितने प्रतिशत होगी? तो इसको प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान मूल्य उपकरण का 100 रुपये है। उपकरण का वर्तमान मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। मूल्य ह्रास की दर है 20%।
तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, समय हमें पता है 3 वर्ष बाद। तो इस आधार पे अब हम लोग इसको लगाएंगे सवाल को। तो सब इसको इस फार्मूले पे रखेंगे कि जो वर्तमान मूल्य है वो इंटू 1 माइनस आर है 20% बाई 100 और फिर समय की पावर। तो इसको हम लोग चक्रवृद्धि जो मिश्र धन का फार्मूला होता है उसी आधार पर लगाएंगे। तो इसको अब सॉल्व करेंगे 100 अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस 20 अपॉन 100 पूरे की पावर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 100 में हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 बट्टा 100। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 ब्रैकेट में 80 बट्टा 100 की पावर 3 बराबर 100 गुणे 80 20 से जब कैंसिल कर देंगे तो 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये लगभग आ जाएगा 51.2 रुपये। तो प्रारंभ में 100 रुपये था जो कि अब जाके हो जा रहा है 51.2 रुपये। तो 100 रुपये से घट के 51.2 रुपये हो जा रहा है। तो इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे तो वही हो जाएगा 51.2 बट्टा 100 गुणे 100 बराबर 51.2%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 51.2%। प्रश्न नंबर 32 है, यदि 5 पर्यवेक्षणों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 है तो अंतिम 3 पर्यवेक्षणों का माध्य होगा। तो इन सभी की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 हैं। तो सभी का योग कर देंगे। सभी का जब योग करेंगे तो ये x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 जब औसत निकालते हैं तो पूरे का बट्टा 5 होगा बराबर दिया हुआ है 11। तब इन सबको पूरा ऐड करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 20 बराबर ये 5 जाके इधर गुणा हो जाएगा तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो 5x बराबर 35। तो x बराबर आ गया 7। जब x बराबर 7 आ गया तो कह रहा है कि अंतिम 3 पर्यवेक्षण। तो अंतिम 3 पर्यवेक्षण है x+4, x+6 और x+8। तो x का मान 7 है। तो जो ये x+4 बराबर हो जाएगा 11 प्लस x+6 बराबर हो जाएगा 13 प्लस x+8 बराबर हो जाएगा 15। इन सब का माध्य पूछ रहा है तो बट्टा 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल 3 है। जब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 39/3 बराबर 13। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 13। प्रश्न नंबर 33 है, a/b की पावर x-1 बराबर b/a की पावर x-3। तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे इस तरह से, a/b की पावर x-1 दिया हुआ है बराबर b/a की पावर x-3 है। तो जब इसको घात को बदलते हैं बट्टे में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको b/a है तो इसको लिखेंगे a/b जब करेंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगी। तो इसी जब ये -x और +3 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 3 - x। तो जब चूँकि दोनों का आधार बराबर हो गया तो उसकी घातांक भी बराबर हो जाएंगी समीकरण के। तो एक है x-1 बराबर 3 - x। इसको जब सॉल्व करेंगे ये x इधर लाएंगे तो ये 2x बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 15, 25, 40 और 75 का लसक ज्ञात करेंगे। तो 15, 25, 40 और 75 का जब लसक ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 600। तो 600 आएगा इसका लसक। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999999। इसको 600 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 600 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। ये 9 9 ये 399। अब एक बार और 9 उतार लेंगे तो अब ये जाएगा 6 बार जाएगा तो ये आएगा
3600, तो ये बच कितना रहा है 399। तो 399 अगर इसमें से घटा देंगे तो संख्या 600 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। तो इसके लिए 9999 में से 399 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9600। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य होगी वो 9600 होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, 9600। प्रश्न नंबर 35 अब देखेंगे। 3√2/√3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपान √6 प्लस √2 प्लस √6 अपान √2 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे अलग अलग इन तीनों को लेंगे अलग अलग, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3/√2, 3 × √2 अपान √3 प्लस √6 है। इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसके √6 माइनस √3 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 ब्रैकेट में √6 माइनस √3 पूरे का बट्टा ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा √2 ब्रैकेट में √6 माइनस √3। इसके बाद और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस √6। तो एक का मान इतना आया इसका। अब इसी तरह दूसरे का मान निकालेंगे। 4√3 है अपान √6 प्लस √2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √6 माइनस √2 से, ऊपर नीचे √6 माइनस √2 से। और इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरह तो ये इसका मान आ जाएगा 3√2 माइनस √6। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे √6 अपान √2 प्लस √3, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 माइनस √2 से। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अंत में आ जाएगा 3√2 माइनस 2√3। तो अब तीनों का मान हमें पता चल गया। एक का है 2√3 माइनस √6, एक है 3√2 माइनस √6, एक है 3√2 माइनस 2√3। अब इस समीकरण में इन सभी को रख देंगे। जब इन समीकरण में इसको रखेंगे तो पहले स्थान पे है ये 2√3 माइनस √6, 2√3 माइनस √6, ये है माइनस, फिर है माइनस यहाँ पे है, और फिर इसका जो वैल्यू आई ये वो आई है 3√2। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये +6 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2√3, ये 2√3, ये प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस √6 है, ये प्लस √6 होगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3√2 है, ये प्लस 3√2 है, सब कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर आ जाएगा 0। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 0। अब आगे है समान हिंदी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है वचन, हानि, प्यास, बचत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है वचन। वचन शब्द पुल्लिंग होता है। प्रश्न नंबर 37 है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यंत अज्ञ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 38 है, सदैव शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो सदैव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है सदा धन एव। तो इसमें जो संधि आती है वो आती है वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 39 है,
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कहीं ठौर ठिकाना न होना। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा जी के अनेकों नाम है। ये अशुद्ध है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अब सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 41 है, चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर फ्रेज प्रिंटेड इन italic in the following sentence. They sold his house because it was a real white elephant. तो रियल वाइट एलिफेंट जो इडियम से फ्रेज दिया हुआ है उसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एन एक्सपेंसिव वन, ए बिग वन, अ यूजलेस वन, ए रेयर थिंग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अ यूजलेस वन। प्रश्न नंबर 42 है, find out which part of the sentence has an error. If there is no mistake, the answer is 4. He was honorably acquitted from the charge, no error. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्विटेड फ्रॉम, ये गलत है। अब डायरेक्शन है 43 to 45 तक के क्वेश्चंस के लिए। In the following questions, you have one passage with 3 questions. In the passage, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. Passage दिया हुआ है, There were 4 of us, George and William, Samuel, Harris and myself and Montmorency. We were sitting in my room smoking and talking about how bad we were. Bad from a medical point of view, I mean, of course. आगे है, we were all feeling seedy and we were getting quite nervous about it. Harry said he felt such extraordinary fits of giddiness come over him at times that he hardly knew what he was doing, and then George said that he had fits of giddiness too and hardly knew what he was doing. With me, it was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just reading a patient liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in every case of correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, The 4 felt down and out because the room was too smoky. They could never read a patent medicine advertisement. They thought they were ill. They had experienced a most extraordinary thing. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, They thought they were ill. क्वेश्चन नंबर 44 है, Whenever the speaker read a liver pill circular, he suffered from an extraordinary surge of giddiness. He felt sure that he had a liver disorder. He felt the urge to smoke all of the above. जो 44 है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है. He felt sure that he had a liver disorder. क्वेश्चन नंबर 45 है, The author of the above passage seems to be suffering from fits of morbid depression without real cause, an abnormal anxiety about his health, melancholia, an unnecessary डार्क ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एन अननेसेसरी डार्क ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ। अब आगे है प्रश्न नंबर 46। ये सभी तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ई वी जो है
विपरीत अक्षरों के युग्म है, EV MN भी विपरीत अक्षरों के युग्म है, उसी प्रकार JQ भी विपरीत युग्म है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें बात क्वेश्चन मार्क पे आएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है DF GH KM IR। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा IR, क्योंकि ये भी दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। अब आगे है प्रश्न नंबर 47। दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए। अक्षर श्रृंखला दी हुई है BEDGFIHK, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बताना है B से D हुआ है +2, फिर D से F हुआ है +2, F से H हुआ है +2 और H के बाद फिर +2 होगा, तो ये हो जाएगा J। इसी तरह E से G हुआ है +2, G से I हुआ है +2, I से K हुआ है +2 और K से फिर +2 होगा, तो आ जाएगा M। तो जो ऑप्शन हमारा JM बच रहा है, तो JM हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, JM। क्वेश्चन नंबर 48 है। यदि किसी कोड में वेजिटेबल को FMCBUFHFW लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ARSENAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो वेजिटेबल है VEGETABLE और जो F है, M है, C है, B है, U है, FHFW ये जो है, इसके अंतर्गत E के बाद F है, L के बाद M है, B के बाद C है, A के बाद B है, T के बाद U है, E के बाद F है, G के बाद H है, E के बाद F है, V के बाद W है। तो इसी तरह जो आर्सेनल लिखा हुआ है इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत L के बाद M आएगा, A के बाद B आएगा, N के बाद O आएगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। N के बाद O, E के बाद F, S के बाद T, R के बाद S, A के बाद B, तो ऑप्शन नंबर 2 सही से आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 है। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो रवि बाएं छोर से 9वें है, ये रवि मान लीजिए, तो बाएं छोर से 9th पोजीशन पे है। और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। प्रवीण जो है, ये प्रवीण दाएं छोर से है, इधर से 5वें स्थान पे, 5th पे है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो 7 लड़के बीच में हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो इधर रवि को लेके टोटल 9 है, इधर प्रवीण को लेके टोटल 5 है, तो 9 5 14 और बीच में हैं टोटल 7 लड़के, तो 14 + 7 बराबर 21 लड़के। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 21 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। शनिवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो अगर 1 अगस्त को बुधवार है तो टोटल अगस्त में कितने दिन बचे हैं, 30 दिन प्लस 1 दिन सितंबर का, तो 31 दिन टोटल हो जा रहे हैं। तो जब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 31 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये 28, ये 3, तो जो 3 शेष आया तो 8 दिनों की संख्या 3 हो गई। तो बुधवार तो पहले है 1 अगस्त को, प्लस 3 और डे बच रहे हैं, तो बुधवार में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा शनिवार। तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है। किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर
में की है? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ढाका। प्रश्न नंबर 54 है, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पहले स्थान पर। प्रश्न नंबर 55 है, हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ITC। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न नंबर 56 है, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में। प्रश्न नंबर 57 है, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता? मिस्र, मलेशिया, भारत, जापान? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मिस्र ने। प्रश्न नंबर 58 है, उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इटली ने। प्रश्न नंबर 59 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 67वां, 68वां, 69वां, 70वां? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 67वां। प्रश्न नंबर 60 है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबाधा योजना लागू किया है? तेलंगाना, असम, राजस्थान, उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। प्रश्न नंबर 61 है, सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है, स्मृति मंधाना एक हैं? बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। प्रश्न नंबर 62 है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोविंद बिहारी लाल। प्रश्न नंबर 63 है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फड़ पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक? तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सही सुमेलित नहीं है। गुलेर पेंटिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64 है, ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 NR नारायण मूर्ति। प्रश्न नंबर 65 है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी, यूनान? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूनान। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 67 है, अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007, 2008, 2005, 2006? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2007 में शामिल हुआ था अफगानिस्तान सार्क में। प्रश्न नंबर 68 है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? दादरा और नगर हवेली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चटगांव। प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बलदेव सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बलदेव सिंह। प्रश्न नंबर 71 से 75 तक के निर्देश दिया गया है। यह पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण पर आधारित प्रश्न है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया है।
आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सतत परिश्रम का फल है। संसार के जितने भी उन्नत और समृद्धशाली देश हैं उन सबके पीछे परिश्रम का ही आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को लगभग तहस नहस कर दिया था। उसके दो बड़े औद्योगिक नगर हिरोशिमा और नागासाकी अणु मार से खंडहर मात्र रह गए थे। पर आज जापान विश्व का सबसे संपन्न देश है। क्यों? इसका सिर्फ एक उत्तर है, सतत परिश्रम और प्रयास। संसार के महान से महान व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत छोटे रूप से शुरू किया है, लेकिन जीवन भर अनथक परिश्रम कर वे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए। सत्य तो यह है कि संसार के बड़े और महान लोगों ने जीवन में छोटे से छोटा समझा जाने वाला कार्य भी पूरी लगन और श्रद्धा से किया है। बोझ ढोने वाला कूली तेनजिंग ही संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, लेनिन, गांधी और संसार के असंख्य लोग निरंतर श्रम करके ही कहीं पहुंच सके हैं। किसी लेखक ने कहा है, यदि तुम में उद्योगी बनने की क्षमता है तो अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति में निरत हो जाओ। बाधाओं और विरोधों से भयभीत मत रहो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं अकर्मण्य भाग्यशाली, कर्मवादी अकर्मण्य कर्मवादी भाग्यशाली। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अकर्मण्य भाग्यशाली। प्रश्न नंबर 72 है, भारत का विकसित देशों में न होने का कारण है राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक दशा, तकनीकी समस्याएं, श्रम के प्रति उदासीनता। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 श्रम के प्रति उदासीनता। प्रश्न नंबर 73 है, संपन्न का उचित विलोम शब्द है अकिंचन, गरीब, विपन्न, निर्धन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विपन्न। प्रश्न नंबर 74 है, किसी भी देश में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है धार्मिक विश्वास, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, दूसरों का अनुकरण, आर्थिक संपन्नता। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दृढ़ निश्चय एवं परिश्रम। प्रश्न नंबर 75 है, आधार शब्द में प्रयुक्त आ व्याकरण कोटि है। ऑप्शन दिया हुआ है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, कारक चिन्ह। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 उपसर्ग। निर्देश 76 से 80 तक के लिए है। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका हमें पता लगाना चाहिए और वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। स्वयं भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता, सब कोई दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो सब देशभक्त हैं, और यदि आप अपना काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। प्रश्न नंबर 76 है, देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह है। देश का भक्त, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश में भक्ति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देश का भक्त। प्रश्न नंबर 77 है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? घर के लोगों के असंतोष में, हमारे जीवन के आरंभ में, घर में, हमारे अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 घर में। प्रश्न नंबर 78 है, देशद्रोही कौन है? जो दूसरों को देश देता हो, जो देश से द्रोह हो, जो अपने काम के प्रति उदासीन हो, जो अपने घर से असंतुष्ट हो। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो अपने काम के प्रति उदासीन हो। प्रश्न नंबर 79 है, स्रोत का अर्थ है आरंभ, वृद्धि, जिम्मेदारी, कारण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आरंभ। प्रश्न नंबर 80 है, घर में शांति एवं सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? अपने दोषों को दूर करने का यत्न करें, देशभक्ति करें, दूसरों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें, घर के दोषों को दूर करके। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दूसरों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें। अब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्नों के लिए है। निम्नलिखित आरेख को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7 कंपनियों का वर्ष 2007 का आय व्यय का लेखा जोखा दिया हुआ है करोड़ में। प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला दिया हुआ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। ये व्यय दिया हुआ है अलग अलग कंपनियों का। अब प्रश्न पूछ रहा है इसके आधार पर। प्रश्न नंबर 81 है, अगर कंपनी ए
की आय वर्ष 2007 में 2006 से 10% बढ़ती है और वर्ष 2006 में 20% लाभ प्राप्त किया, तो वर्ष 2006 में खर्च क्या था। तो 2006 में पूछ रहा है खर्च क्या था और हमें दिया हुआ है कंपनी है कि आय वर्ष 2007 में 2006 से 10% बढ़ती है। तो 2007 में ये है 110%। अगर 2006 में 100% माने तो 2007 में 110% हो जाएगी। और 2007 में जो कंपनी की आय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2007 में कंपनी ए की आय दिया हुआ है 37.5। तो 110% बराबर हो जाएगा 37.5 करोड़ रुपए है। और तो 2006 में हम लोग निकालेंगे कि कितना इसकी आय होगी, तो 110% बराबर 37.5, तो 100% बराबर निकाल लेंगे 37.5 बट्टा 110 गुणे 100, ये आ जाएगा 34.09 करोड़। तो 2006 में कंपनी की आय हो गई 34.09 करोड़। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कंपनी का खर्च कितना हुआ। तो माना कि कंपनी का खर्च है 2006 में x रुपये, 2006 में कंपनी का खर्च है। तो अब ये दिया हुआ है 20% लाभ दिया हुआ है और फार्मूला हमें दिया हुआ है लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय इंटू 100। तो लाभ हमें दिया हुआ है 20%, आय हमें निकाला है अभी, वो आई है 34.09 करोड़ रुपए, माइनस व्यय हमने x माना है बट्टा x इंटू 100। तो अब इस समीकरण को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी जो कि 2006 में खर्च होगा। तो उस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 20% बराबर 34.09 माइनस x बट्टा x इंटू 100, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 28.41 करोड़ रुपए। तो 2006 में खर्च कितना हो जाएगा, 28.41 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। नीचे दिए गए कंपनियों में किसकी वर्ष 2007 में प्रतिशत लाभ या हानि उच्चतम रही थी। कंपनी दिया हुआ बी, सी, एफ और ए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सभी कंपनियों के लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे 2007 के लिए, बी, सी, एफ और ए का। तो बी, सी और एफ, ए का लाभ जब प्रतिशत निकालेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। फार्मूला हमें दे ही दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय इंटू 100। तो उसी फार्मूले पे रख के हम लोग अलग अलग कंपनियों को निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपनी बी का निकालते हैं। जब कंपनी बी का निकालेंगे तो कंपनी बी का जो आय दिया हुआ है, कंपनी बी है, कंपनी बी की आय है 42.5 माइनस व्यय दिया हुआ है 32.5, ये है व्यय 32.5 बट्टा व्यय है 32.5, इस फार्मूले पर रख देंगे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30.77%। तो ये 30.77% आएगा, ये लाभ आएगा। तो इसी तरह अब आगे कंपनी सी का हम लोग निकालेंगे। कंपनी सी का जब निकालेंगे तो ये इसकी जो आय है वो 35 है, व्यय इसका है 45 है, बट्टा इसका व्यय है 45। तो 35 माइनस 45 बट्टा 45 इंटू 100 जब करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आने का मतलब है कि ये 22.2% माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है कि इसको हानि हो रही है। तो बी का निकल गया, सी का निकल गया। अब एफ का निकाल लेंगे। जब कंपनी एफ का मान निकालेंगे, एफ का, तो एफ की आय है 32.5 माइनस इसके व्यय है 32.5 माइनस 25 बट्टा 25 इंटू 100। तो एफ कंपनी का ये प्लस में आएगा। तो प्लस का मतलब इसको लाभ हो रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 30% आ जाएगा, 30% का लाभ। और इसके बाद कंपनी ए का निकालेंगे। तो कंपनी ए की आय है 37.5, तो 37.5 माइनस 27.5 बट्टा 27.5 इंटू 100, ये आएगा प्लस में 36.36%। तो हमें पता चला कि बी का
जो लाभ है वो आया है 30.77, सी का आया है हानि 22.22, एफ का आया है 30% लाभ और ए का आया है 36.36% लाभ। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो लाभ या हानि प्रतिशत है किसका है, तो सबसे अधिक प्रतिशत आ रहा है 36.36%, ये भी कंपनी ए का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का सबसे अधिक लाभ या हानि प्रतिशत है। तो उसे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 83 है, कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है। कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कंपनी सी और डी का सबसे पहले हम लोग आय निकालेंगे, उसके बाद व्यय निकालेंगे, तो उसके बाद फिर लाभ और हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कंपनी सी और डी का पूछ रहा है, कंपनी ये सी ये डी, तो कंपनी सी और डी की जब आय निकालेंगे तो सी की आय 35, डी की आय 50, तो दोनों कंपनी की आय हो जाएगी सी प्लस डी की बराबर सी प्लस डी की 35 + 50 बराबर 85। इसी तरह व्यय जब निकालेंगे तो व्यय है सी का 45, डी का 40, तो 45 + 40 बराबर ये भी आ जाएगा 85। तो आय और व्यय जब इसकी दोनों 85 आ जा रही है, तो जब इस फार्मूले पे रखेंगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर आय माइनस व्यय बट्टा व्यय इंटू 100, तो आय और व्यय बराबर है तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0% आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसे न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। तो यहाँ विकल्प में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, 10% लाभ, 12% लाभ, 10% हानि। यहाँ न लाभ हुआ न हानि, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 है, अगर कंपनी डी का व्यय वर्ष 2007 में वर्ष 2006 में व्यय का 20% अधिक है और कंपनी वर्ष 2006 में 10% लाभ अर्जित करती है, तो वर्ष 2006 में कंपनी का आय क्या था। तो अगर इस सवाल को लगाने के लिए मानेंगे हम लोग कंपनी डी का व्यय वर्ष 2007 में वर्ष 2006 में व्यय का 20% अधिक है, तो अगर 2006 में इसको 100% व्यय मान लें तो 2007 में हो जाएगा 120%। तो 2007 में हम लोग देखेंगे कितना व्यय दिया हुआ है डी का ये कंपनी डी है, कंपनी डी का व्यय है 40 करोड़। तो डी का व्यय जो 2007 में है 40 करोड़ है, यानी कि 120% बराबर 40, 120% बराबर 40। तो 2006 में 100% है तो 100% का निकालेंगे, ये 2006 के लिए निकलेगा 40। एक बार देखते हैं फिर क्या दिया हुआ, 40 ही है व्यय, तो 100% बराबर हो जाएगा 40 बट्टा 120 गुणे 100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 करोड़। ये हमारा व्यय मिल गया 33.33 करोड़। अब पूछ रहा है कह रहा है कंपनी वर्ष 2006 में 10% लाभ अर्जित करता है, तो वर्ष 2006 में कंपनी का आय क्या था। तो फार्मूला हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि लाभ या हानि प्रतिशत द्वारा आय माइनस व्यय बट्टा व्यय इंटू 100। तो हमें यहाँ से निकला कितना, ये व्यय आया 33.33 करोड़। तो लाभ दिया है 10% बराबर आय माइनस व्यय, आय हमें ज्ञात करनी है, आय मान लेते हैं x, तो x माइनस 33.33 बट्टा 33.33 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 33.33 है तो हो जाएगा 33.33 बट्टा ये 10 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा बराबर x माइनस 33.33। ये 10 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.333 बराबर x माइनस 33.33। तो ये इधर आएगा x बराबर निकालेंगे तो ये 33×3 = 36 हो जाएगा 0.666। ये आ जाएगा x बराबर, यानी कि जो व्यय आय आ गया वो आ गया 36.666 रुपये करोड़ रुपए।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सब गलत हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.666 करोड़ रुपए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 85 है। कंपनियों का वर्ष 2007 में अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है? कंपनियों को वर्ष 2007 में अर्जित लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले सभी कुल कंपनियों की आय निकाल लेंगे कितना है। तो कुल कंपनियों की जब आय निकालेंगे तो उसके लिए आय निकालेंगे। सबसे पहले एक आय 37.5 प्लस 42.5, 37.5 प्लस 42.5, फिर 35 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 32.5 प्लस 50। ये सभी कंपनियों की कुल मिलाकर आय हो गई। तो सभी कंपनियों की कुल आय जब निकालेंगे तो यह आएगा कुल आय बराबर, जब सभी को ऐड करेंगे, 287.5 करोड़ रुपए। अब इसी तरह सभी कंपनियों का कुल व्यय निकाल लेंगे। तो व्यय के लिए 27.5 प्लस 32.5 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 45। तो कुल व्यय जो आएगा, इसको सभी को ऐड करने के बाद वो आएगा 260 करोड़। आय है 287.5 और व्यय है 260। तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर आय आया है 287.5 माइनस व्यय है 260 बट्टा व्यय इंटू 100। ये आ गया हमारा लाभ प्रतिशत। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 10.57%। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 10.5%। अब प्रश्न नंबर 86 से 90 तक के निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न राज्यों में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की संख्या है, संख्या हज़ारों में दी हुई है। ये गायन है, ये जो वाइट वाला नृत्य है, और ये जो ब्लैक में है वो चित्रकारी है। और बच्चों की संख्या इधर दी हुई है, राज्य दिए हुए हैं, इधर स्टेट अलग अलग ABCD। अब प्रश्न नंबर 86 हम लोग देखेंगे। सभी राज्यों से मिलकर चित्रकारी की कक्षा में भाग ले रहे बच्चों की औसत संख्या कितनी है? तो चित्रकारी में देखेंगे कितने बच्चे सब भाग ले रहे हैं। तो राज्य A से भाग ले रहे हैं चित्रकारी में 15, B से भाग ले रहे हैं ये कितना 12.5 मिडिल में है। C से भाग ले रहे हैं ये 32.5 और D से भाग ले रहे हैं 17.5। ये सभी हज़ार में संख्या दी हुई है। तो जब इसको पूछ रहा है कि सभी बच्चों का औसत कितना है तो सभी को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले A का है 15, B का है 12.5, C का है 32.5 और D का है 17.5 और इसका बट्टा हो जाएगा। टोटल राज्यों की संख्या 4 है तो इसके बट्टे में 4 आ जाएगा और ये टोटल जो सम्मान आएगा वो 1000 में आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 19,375 एवरेज। तो ऑप्शन कौन सा है? 19,375 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न 87 देखेंगे। प्रश्न 87 दिया हुआ है, राज्य A में गायन की कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चे इसी राज्य में तीनों कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो A का पूछ रहा है और गायन की कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की बात कर रहा है। तो A में ये रहा गायन में भाग ले रहे बच्चे, गायन, तो ये वाला गायन है, गायन में भाग ले रहे बच्चे ये हैं 25, ये टोटल 1000 में है। 25,000 बच्चे गायन में भाग ले रहे हैं और बाकी के तीनों में जिस ले रहे हैं, गायन में 25,000, नृत्य में 22,500 और चित्रकारी में 15,000। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गायन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो गायन का है 25,000 बट्टा टोटल बच्चे हो जाएंगे 25 प्लस 22.5 प्लस 15। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 62.5 हज़ार। 62.5 हज़ार। तो प्रतिशत निकालने के लिए 25 बट्टा 62.5 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। तो जो सही आंसर होगा 40%, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 40%।
प्रश्न नंबर 88 है, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या और सभी राज्यों से चित्रकारी सीख रहे बच्चों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या जब निकाल लेंगे तो नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या, नृत्य है जो वाइट वाला है, तो ए से नृत्य सीख रहे हैं 22,500, बी से नृत्य सीख रहे हैं 22,500 और सी से नृत्य सीख रहे हैं 25,000, डी से नृत्य सीख रहे हैं 27,500। तो टोटल जब निकालेंगे तो टोटल इन सबको ऐड कर लेंगे तो नृत्य जो सभी राज्यों से सीखने वाले बच्चे हो जाएंगे, सभी को ऐड करने के बाद 97,500। और कह रहा है चित्रकारी सीख रहे बच्चों की कुल संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो चित्रकारी टोटल कितने सीख रहे हैं, तो चित्रकारी सीखने वाले कुल बच्चे हैं चित्रकारी में, जैसे ए से सीख रहे हैं 15,000, बी से सीख रहे हैं 12,500, सी से सीख रहे हैं 33,500, 32,500 और डी से सीख रहे हैं 17,500। तो टोटल चित्रकारी सीखने वाले बच्चे हो जाएंगे सभी को ऐड करने के बाद 77,500, 77.5 अब दोनों में अंतर पूछ रहा है तो 97.5 में से माइनस कर देंगे 77.5, तो इसको घटाने के बाद आ जाएगा 20,000। तो टोटल अंतर कितना आ गया 20,000। तो 20,000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 20,000 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, राज्य बी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या का राज्य डी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। बी और डी से नृत्य सीखने का अनुपात बताना है। तो बी से जो नृत्य सीख रहे हैं, बी से नृत्य सीख रहे हैं कितना 22,500, 22,500, 22,500 और डी से नृत्य सीख रहे हैं 27,500, 27,500। तो 22.5 बट्टा 27.5, जब इसको कैंसिल काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 11। तो जो अनुपात आ जाएगा 9:11। तो 9:11 जिस ऑप्शन में सही होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 9:11 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसलिए सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 90 है, राज्य सी से गायन, नृत्य और चित्रकारी सीखने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है। तो राज्य सी से गायन, नृत्य और चित्रकारी सीखने वाले बच्चों की औसत संख्या, तो राज्य सी से देखेंगे, ये राज्य सी है, तो गायन वाले हैं 30,000, नृत्य वाले हैं 25,000 और चित्रकारी वाले हैं 32,500। तो तीनों को ऐड करके बटा 3 कर देंगे, तो 30 + 25 + 32.5। तो जब इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 + 25 + 32.5, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा, ये सभी हज़ार में दिया हुआ है, तो हज़ार में जब दिया हुआ है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29,167 इसका औसत आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्नों के लिए दिए गए हैं। नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 स्टोरों द्वारा विभिन्न माहों में पुस्तकों की बिक्री दिया हुआ है, अलग अलग स्टोर द्वारा। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, मार्च में स्टोर ई द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या मई में स्टोर ए द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मार्च में स्टोर ई और मई में स्टोर ए। तो मार्च में स्टोर ई, ये मार्च है, मार्च में स्टोर ई द्वारा बेची गई 178 और मई में स्टोर ए द्वारा 264 की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो 264 में से 178 घटा देंगे। इसको निकालने के लिए 264 - 178 बट्टा स्टोर ई द्वारा बेची पुस्तक, स्टोर ए द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या से कितनी कम प्रतिशत पूछ रहा है। तो स्टोर ए से बेच रहा है 264, तो 264 - 178 बट्टा 264 × 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 33%। इसको सॉल्व करने के बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 92 है,
दिए हुए सभी महीनों में स्टोर बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या दिए हुए सभी महीनों में स्टोर डी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत है। तो बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या बी द्वारा 161 प्लस 123 प्लस 154 प्लस 272 प्लस 107। तो बी द्वारा जब टोटल इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 817। अब इसी तरह स्टोर डी द्वारा निकालेंगे 225 प्लस 176 प्लस 98 प्लस 284 प्लस 167। इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 950। तो पूछ रहा है दोनों के बीच का प्रतिशत कितना है। बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या दिए गए सही महीनों में स्टोर डी द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो बी द्वारा बेची गई है टोटल 950, डी द्वारा बेची गई है 870 950 और बी द्वारा बेची गई है 817 और डी द्वारा बेची गई है 950। तो कितना प्रतिशत है। तो 950 माइनस 817 बट्टा 950 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 133 बट्टा 950 गुणे 100 बराबर 14%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14%, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 93 है दिए हुए सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है। सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में बेची गई औसत संख्या पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए 183 प्लस 123 प्लस 277 प्लस 176 प्लस 239 प्लस 268 इन सभी को ऐड करेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 143 प्लस 123 प्लस 277 प्लस 176 प्लस 239 प्लस 268 करने के बाद सभी को ऐड करने के बाद ये आएगा 1266 बट्टा टोटल संख्या 6 है। तो औसत निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 211, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है सभी स्टोरों द्वारा जनवरी में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या तथा सभी स्टोरों द्वारा अप्रैल में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या में कितना अंतर है। तो जनवरी में बेची गई संख्या निकालेंगे तो उसके लिए 133 प्लस 161 प्लस 213 प्लस 225 प्लस 285 प्लस 196 282 प्लस 196। इसको जब टोटल ऐड करेंगे तो जनवरी में बेची गई कुल संख्या आ जाएगी जनवरी में टोटल ऐड करने के बाद 1210। और इसी तरह अप्रैल में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या निकालेंगे 178 प्लस 272 प्लस 269 प्लस 284 प्लस 293 प्लस 277। जब इसको सभी को ऐड करेंगे तो ये अप्रैल की आ जाएगी। अप्रैल में जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1573 सभी को ऐड करने के बाद। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है तो 1573 माइनस 1210 इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 363। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 363, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे स्टोर ए और सी द्वारा मिलकर मार्च में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या और स्टोर और ई और एफ द्वारा मिलकर मई में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या क्रमशः अनुपात। तो ए और सी द्वारा जब निकालेंगे ए और सी द्वारा मिलकर मार्च में तो ये मार्च है, मार्च में ए और सी द्वारा तो 278 प्लस 226। तो 278 प्लस 226 जब करेंगे ए एंड सी ये मार्च में 278 प्लस 226 तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 504। इसी तरह ई और एफ द्वारा बेची गई मई में तो ई और एफ द्वारा मई में ये मई है, ई द्वारा है 379 और एफ द्वारा है 237। दोनों को ऐड कर देंगे 379 प्लस 237 जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 616। तो दोनों में अनुपात पूछ रहा है 504 संबंधे 616। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 संबंधे 11 इसका सही आंसर। तो 9 संबंधी 11 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब आगे है निर्देश प्रश्न 96 से 100 तक के लिए दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए 5 वर्षों में 6 स्टोरों MNOPQR द्वारा एविएटर धूप चश्मे की बिक्री है।
ये अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं, अलग अलग स्टोर दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में स्टोर एम द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या एवं इन्हीं वर्षों में स्टोर पी द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या के मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो स्टोर एम द्वारा 2001, 2, 3 में बेचे गए संख्या 2001, 2002 और 2003 में स्टोर एम द्वारा है 750 प्लस 680 प्लस 575। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2005। एम द्वारा 2005 आएगा। अब इसी तरह पी स्टोर द्वारा निकालेंगे, इन्हीं वर्षों में पूछ रहा है, 2001, 2002, 2003 में इन्हीं वर्षों में पूछ रहा है। तो पी द्वारा जब निकालेंगे तो हो जाएगा 670 प्लस 490 प्लस 870। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2030 आ जाएगा। अब दोनों के अनुपात पूछ रहा है तो 2005 संबंधित 2030, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 401 संबंधित 406। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 401 संबंधित 406। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है, वर्ष 2005 में स्टोर एन द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की संख्या स्टोर आर द्वारा वर्ष 2003 में बेचे गए धूप चश्मों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो 2005 में एन द्वारा बेचे गए चश्मों की संख्या है, 2005 में एन द्वारा बेचे गए चश्मों की संख्या है 720। एन द्वारा है 720 2005 में, और आर द्वारा 2003 में, आर द्वारा 2003 में है 820। आर द्वारा 2003 में 820। तो कितना प्रतिशत कम है। तो 820 में से 720 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 कम है। कितने से कम है, 820 से 100 कम है, तो 100/820 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 12%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है, स्टोर पी एवं क्यू द्वारा दिए गए सभी वर्षों में अलग अलग बेचे गए धूप चश्मों की औसत संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो इसके लिए सबसे पहले पी का निकालेंगे, टोटल कितने बेच रहा है, और उसका औसत निकालेंगे। तो पी द्वारा सभी वर्षों में 670 प्लस 490 प्लस 870 प्लस 790 प्लस 585 जब करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 3405। तो पी द्वारा टोटल आ जाएगा 3405। और इसी तरह क्यू द्वारा बेचे गए टोटल निकालेंगे, जब क्यू द्वारा ये रहा क्यू द्वारा है 595 प्लस 675 प्लस 835 प्लस 485 प्लस 650। तो क्यू द्वारा टोटल बेचे गए निकालेंगे तो उसको ऐड करने के बाद ये आएगा 3240। अब पूछ रहा है कि औसत संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो टोटल 5 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2001, 2, 3, 4, 5, तो इन सब के बट्टे में हो जाएगा। औसत निकालेंगे, पी का औसत 3405/5, क्यू का औसत 3240/5। अब दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो इसको बट्टे में कर देंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3405 संबंधित 3240। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 227 संबंधित 216। तो इसका सही आंसर आ गया 227 संबंधित 216। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 में स्टोर पी द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या इन्हीं वर्षों में स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत। तो स्टोर पी द्वारा 2003-04 में बेचे गए कुल संख्या निकालेंगे। स्टोर पी द्वारा 2003, 4 और 5 में, 2003, 4, 5 में पी द्वारा है 870 प्लस 790 प्लस 585। तो ये टोटल आ जाएगा, पी द्वारा आ जाएगा टोटल जब ऐड करेंगे 870 प्लस 790 प्लस 585 को तो आ जाएगा 2245। इसी तरह क्यू द्वारा हम निकालेंगे, क्यू द्वारा 2003, 4, 5 में निकालेंगे, ये क्यू है। तो 2003 में 835 प्लस 485 प्लस 650,
जब सभी को ऐड करेंगे तो क्यू द्वारा आ जाएगा 1970। पूछ रहा है बेचे गए धूप चश्मे कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2245 में से घटा देंगे 1970 बट्टा हो जाएगा 1970, क्योंकि स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए धूप चश्मे कुल संख्या से प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2245 माइनस 1970 बट्टा 1970 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 14%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14%। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। दिए गए वर्षों में स्टोर आर द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की औसत संख्या क्या है। आर द्वारा दिए गए वर्षों में पूछ रहा है, तो 2001 में है 852, 2002 में 780, 2003 में 820 और 2004 में 645, 2005 में 855। तो इन सभी को ऐड करेंगे आर का निकालने के लिए। तो आर को जब सभी को ऐड करेंगे तो आर द्वारा सभी वर्षों में बेचे गए चश्मों की संख्या आएगी 3952। पूछ रहा है कि औसत संख्या क्या है, तो टोटल 5 वर्ष हैं, तो इसका बट्टा 5 कर देंगे, 3952 बट्टा 5, ये लगभग आ जाएगा 790। तो औसत संख्या कितनी आ गई 790। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।